हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। ये है हमारी नोट्स ऐप के बैकएंड का एपिसोड नंबर 3। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने MongoDB को अपने Node.js के सर्वर से कनेक्ट कर लिया था Mongoose को यूज़ करके। और आज की वीडियो में हम लोग उसका डेटा मॉडल बनाएंगे हमारे नोट का, ठीक है। और उस नोट को उस MongoDB डेटाबेस में जो कि हमने एटलस पे बनाया है उसके अंदर उसे सेव कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा कोड, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था Mongoose, ठीक है, कॉन्स्टेंट Mongoose, और फिर Mongoose से हमने अपनी URL देके उसे कर लिया था कनेक्ट। तो Mongoose हो चुका है कनेक्ट और हमारे ये दो रूट्स अभी तक बने हुए हैं, यहाँ पे एक स्लैश और एक स्लैश नोट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे थोड़े छोटे छोटे चेंजेस। हमारे कोड के अंदर नहीं होंगे, वो हमारे होंगे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो हमें क्या करना है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ node server.js, है ना। उसके बाद जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरा सर्वर जो है पोर्ट 5000 पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसे ब्राउज़र में जाके कर सकता हूँ एक्सेस। ये आ गया मेरा दिस इज़ दी होम पेज। तो ये सब वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, मान लो मैं यहाँ पे इस होम पेज की जगह सिर्फ दिस इज़ दी होम लिखूँ, तो इस चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सर्वर को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से node server.js लिख के अपने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तब जाके मुझे वो चेंज वहाँ पे दिखेगा। तो अगर हम डेवलपमेंट करने लगे तो हमें एक API बनाने में सालों लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, हम यूज़ करेंगे एक पैकेज जिसको कहते हैं NodeMon। इसे करूँगा क्लियर। तो हम यूज़ करने वाले हैं NodeMon नाम का एक पैकेज। अब ये NodeMon क्या करता है, ये NodeMon तुम्हारे इस सर्वर पे लाइव रिफ्रेश ऑन कर देगा एक तरह से। यानी कि जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो मेरा जो सर्वर है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे NodeMon। तो NodeMon को यूज़ करने के लिए सिंपली तुम्हें उसको इंस्टॉल कर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे npm install g NodeMon। अब ये मैंने -g क्यों लगाया है यहाँ पे। इस -g का मतलब है कि हम npm के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं NodeMon, लेकिन उसे कर रहे हैं हम ग्लोबली। इस -g का मतलब है ग्लोबली, यानी कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, वो ग्लोबली मेरे पीसी पे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ताकि अगर मैं आगे भी कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली उसके अंदर NodeMon यूज़ कर सकता हूँ विदाउट npm इंस्टॉल चलाए, ठीक है। तो npm इंस्टॉल ग्लोबली हम इंस्टॉल कर लेंगे NodeMon को। मैंने करा एंटर और ये हमारा NodeMon जो है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। तो NodeMon के इंस्टॉल होने से क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे, पहले मैं लिख रहा था node server.js, अब मैं लिखूंगा NodeMon server.js, ठीक है। अब इस NodeMon से क्या होगा, देखो तो मेरा सर्वर कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे NodeMon के कुछ लॉग्स आए हैं, तो इसे इग्नोर करो। अब देखो, मान लो अभी है मेरा दिस इज़ दी होम, लेकिन अगर मैं इसे चेंज करके फिर से दिस इज़ दी होम पेज करूँ और मैं इसे अपनी फाइल को सेव करूँ, तो देखो सेव करते ही वो रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा, देखो दिस इज़ दी होम पेज। इससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, NodeMon को यूज़ करके। तो अभी के लिए मैं करूँगा सर्वर को बंद। तो अब मैंने तुम्हें बताया था package.json के अंदर एक स्क्रिप्ट्स होते हैं। इसके अंदर पहले से कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो हम अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट बनाएंगे आज यहाँ पे। हमारी स्क्रिप्ट क्या करेगी, हमारी स्क्रिप्ट हमारे इस server.js को स्टार्ट करेगी NodeMon के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स के अंदर बेसिकली स्टार्ट के बाद एक नई स्क्रिप्ट बनाऊँगा, उसका मैं नाम लिखूँगा dev, ठीक है। ये मेरी डेवलपमेंट के लिए एक स्क्रिप्ट है, तो dev नाम से मैं बनाऊँगा। तुम जो चाहो वो नाम रख सकते हो। तो ये dev स्क्रिप्ट क्या एग्जीक्यूट करेगी, हमारी जो स्टार्ट स्क्रिप्ट है, हमारी स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या कर रही है, node server.js। तो हमारी dev स्क्रिप्ट क्या करेगी, NodeMon server.js, ठीक है। तो dev वाली स्क्रिप्ट जब भी मैं लॉन्च करूंगा तो NodeMon के अंदर server.js ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो देखते हैं हमें ये वाली स्क्रिप्ट यानी कि हमारी डेवलपमेंट स्क्रिप्ट को कैसे रन करना है। इसके लिए तुम्हें अपने कमांड में लिखना है npm run dev, ठीक है, यानी कि npm run और फिर अपनी स्क्रिप्ट का नाम। अगर मैं यहाँ पे dev की जगह टेस्ट लिखूंगा तो ये वाली स्क्रिप्ट रन होगी। अगर मैं स्टार्ट लिखूंगा तो ये वाली, dev लिखूंगा तो ये वाली। तो अगर npm run dev कर रहा हूँ तो क्या होगा, NodeMon के अंदर server.js लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। ये देखो सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा मेथड हमने अलग कर दिया। यहाँ पे हमने उसकी एक स्क्रिप्ट डिफाइन कर दी। तो ये भी हो गया। अब इसके साथ साथ एक और बहुत ही छोटा सा चेंज, अब हम अपने इस कोड को थोड़ा अच्छा दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा नया src नाम से,
इस SRC के अंदर मेरा सारा कोड होगा, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स तो बाहर है ही, उसको तो इग्नोर करो, उससे तो मतलब है नहीं हमें। तो SRC के अंदर हमारा सारा कोड मैं रखूँगा। तो इस server.js को भी उठा के मैं SRC में डाल दूँगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लो npm run dev करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, यानी कि जो हमारी server.js है वो उसे अब नहीं मिल रही क्योंकि उसका पाथ चेंज हो गया है। तो ये चीज़ तुम्हें अपने स्क्रिप्ट्स में भी चेंज करनी पड़ेगी। तो नोड src/server.js और nodemon में भी, ठीक है। तो nodemon src/server.js। अब जब मैं रन करूँगा अपना सर्वर तो npm run dev, तो मेरा सर्वर लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो सर्वर हमारा ठीक से वर्क कर रहा है। इसे मैं अभी के लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो अभी के लिए हमने कुछ इतना कोड यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है, हमने उससे ऐप का इंस्टेंस बनाया, हमने mongoose को किया कनेक्ट, उसके बाद ऐप के अंदर 2 बेसिक राउट्स दे दिए। पहला हमारा स्लैश राउट है लोकल होस्ट 5000 पे, जो है हमारा 5000 पे रन हो रखा है सर्वर। तो लोकल होस्ट 5000 का ये आ गया, और लोकल होस्ट 5000/nodes पे हमारा ये चीज़ आ रही है अभी के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें एक नोड का मॉडल बनाना है। अब ये मॉडल क्या होता है, ये मॉडल बेसिकली एक डेटा का मॉडल होता है, एक डेटा का स्ट्रक्चर होता है। उस डेटा स्ट्रक्चर को, उस डेटा को उठा के हम अपने MongoDB के अंदर करा सकते हैं सेव। और सेव कराने के लिए भी तुम्हें अलग से कोई पैकेज वगैरह इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। mongoose के अंदर ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, mongoose को यूज़ करके एक नोड का मॉडल बना लेंगे। तो इस SRC के अंदर मैं बनाऊंगा एक नया फोल्डर मॉडल्स नाम से, ठीक है। इस मॉडल के अंदर बना लेते हैं अपना नोड का मॉडल। तो node.js, JSW नहीं JS। तो node.js के अंदर हमें बनाना है एक mongoose का मॉडल। तो mongoose मॉडल बनाने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है तुम्हें उसका डिफाइन करना पड़ेगा स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है एक मॉडल के बारे में डिटेल्स। अगर मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी मॉडल के बारे में डिटेल्स, ठीक है। जो भी तुम्हारा एंड मॉडल बनने वाला है उसके बारे में डिटेल्स होंगी तुम्हारे स्कीमा के अंदर। अब स्कीमा का एग्जांपल क्या होगा, मान लो हमारा नोट है, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर एक आईडी होगी, उसके अंदर एक यूज़र आईडी होगी। अब ये यूज़र आईडी क्या है, यूज़र आईडी मतलब वो है किस यूज़र का, ठीक है। क्योंकि हमारी ऐप के अंदर और भी यूज़र्स हो सकते हैं क्योंकि क्लाउड स्टोरेज है। तो है किस यूज़र का स्पेसिफिकली, ये फायरबेस की आईडी आएगी यहाँ पे, ठीक है, ऑथ की आईडी। तो ये हमारे नोट की आईडी है, ये हमारे यूज़र की आईडी है। इसके अलावा हमारे नोट का एक टाइटल होगा, हमारे नोट के अंदर कुछ कंटेंट होगा, और साथ के साथ एक डेट होगी जो कि हमें देगी करंट डेट, यानी कि डेट एडिट। तो ये डिटेल्स, ठीक है, ये जो फील्ड्स हैं इसकी 1 2 3 4 5, ये फील्ड्स को हम कहते हैं स्कीमा, ठीक है। तो पहले हमें एक स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि डिटेल्स देनी पड़ेगी कि उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स और क्या क्या उनका टाइप होने वाला है। उसके बाद सेकंड पे हम करते हैं क्रिएट मॉडल, यानी कि इस स्कीमा को यूज़ करके जो हमने ऊपर वाले स्टेप में बना लिया, उस स्कीमा को यूज़ करके हम कर लेते हैं एक मॉडल क्रिएट। और यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ें देनी होती हैं, एक तो अपने मॉडल का नेम और साथ के साथ स्कीमा। तो स्कीमा तो तुम्हारा ऊपर से आ गया, और मॉडल का नेम जो तुम रखना चाहो वो रख सकते हो। हमारे केस में हम क्या रखेंगे, उसका नाम नोट, ऐसे कैपिटल नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे नोट, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे कुछ स्टेप्स एक mongoose का मॉडल बनाने के लिए। तो इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ और बनाते हैं mongoose में अपना पहला मॉडल। तो सबसे पहले हमें चाहिए mongoose, जैसे हमने यहाँ पे उसे रिक्वायर करा था सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें चाहिए, क्योंकि इस वाली फाइल में भी हम mongoose यूज़ करने वाले। तो कॉन्स्टेंट mongoose रिक्वायर mongoose। बनाते हैं अपना पहला स्कीमा। जैसा कि मैंने बताया पहला स्टेप है तुम्हारा स्कीमा बनाना, तो मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट नोट स्कीमा, ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। यानी कि मैं mongoose के अंदर एक स्कीमा डिफाइन कर रहा हूँ, और ये स्कीमा क्या लेता है, स्कीमा के अंदर तुम्हें आर्ग्यूमेंट में देना होता है एक मैप, ठीक है। इसे तुम मैप बोल लो, एक ऑब्जेक्ट बोल लो, तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हें दिखानी है अपनी डिटेल्स, तुम्हें इसे बताना है कि इस नोट्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, इस नोट स्कीमा के अंदर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले एक होने वाली है हमारी आईडी, ठीक है, और आईडी के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं। आईडी का टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफकोर्स एक स्ट्रिंग होगी वो, साथ ही साथ ये यूनिक होगी, यूनिक ट्रू, और रिक्वायर्ड भी ट्रू, ठीक है। तो यानी कि आईडी है एक फील्ड जिसका टाइप है स्ट्रिंग,
और वो यूनिक होगी, यानी कि एक आईडी के 2 नोट्स हमारे डेटाबेस में नहीं हो सकते। और रिक्वायर्ड यानी कि इस नोट मॉडल बनाने के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर आईडी नहीं होगी तो नोट मॉडल भी नहीं बन पाएगा। तो एक फील्ड हो गई हमारी आईडी। अगली फील्ड हमारी क्या थी? हमारी यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी फिर से स्ट्रिंग है, ये यूनिक नहीं होगी तो हमें यूनिक लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, रिक्वायर्ड है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि एक यूज़र के पास बहुत सारे नोट्स भी हो सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी, और यूज़र आईडी के बाद आता है हमारा टाइटल। तो टाइटल हमारा रिक्वायर्ड है लेकिन यूनिक नहीं है, फिर से सेम, तो सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ दूंगा। टाइटल के बाद आता है हमारा कंटेंट हमारे नोट का, और कंटेंट स्ट्रिंग होगा लेकिन वो रिक्वायर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, तो नोट यानी कि कंटेंट उसका एम्प्टी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, रिक्वायर्ड भी नहीं है। लेकिन टाइटल रिक्वायर्ड है लेकिन यूनिक नहीं है। होपफुली समझ आ रहा होगा। तो टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया। अब लास्ट चीज़ हमारी बची है हमारी डेट एडिट। अब ये डेट एडिट क्या है? डेट एडिट का मतलब यानी कि जिस भी डेट को वो चीज़ ऐड हुई है, यानी कि जो भी हमारा नोट है वो कब ऐड हुआ है। तो इसका टाइप है डेट। ठीक है, इस डेट एडिट का टाइप है डेट। साथ के साथ हम किसी भी फील्ड को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे दे दूँ डेट डॉट नाउ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर डेट एडिड हम उसे कुछ देंगे तो ठीक है, वो चीज़ सेव करा देगा। लेकिन अगर डेट एडिड नहीं दिया, ठीक है, अगर हमने उसे कोई डेट एडिट की वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो अभी की डेट होगी यानी कि नाउ, जो बिल्कुल अभी उस वक्त टाइम होगा, वो चीज़ उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ठीक है, इस डेट एडिट का मैं ए को स्मॉल ही कर देता हूँ ताकि सबका सेम रहे। तो डेट एडिट आ गया, टाइप हो गया डेट और डिफ़ॉल्ट हो गया डेट डॉट नाउ। तो इसे कहते हैं हम एक स्कीमा। ठीक है, ये स्कीमा के अंदर हमारे नोट मॉडल के बारे में सारी डिटेल्स हैं। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सेकंड स्टेप था हमारा नोट स्कीमा को यूज़ करके एक मॉडल बनाना। तो मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा mongoose डॉट मॉडल। ठीक है, और 2 चीज़ें देनी होती हैं। एक तो मॉडल का नाम, यानी कि मैं लिख दूंगा यहाँ पे नोट, तो नोट नाम से मॉडल बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देना होता है तो मैं उसका स्कीमा, यानी कि ये नोट स्कीमा। तो ये सक्सेसफुली तुमने अपना पहला mongoose का मॉडल यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो नोट नाम से ये तुम्हारा मॉडल अब अवेलेबल हो जाएगा हर जगह। अब मुझे क्या करना है? इस वाली फाइल से, ये अपनी मॉडल्स के अंदर जो नोट वाली फाइल है, इसके अंदर से इस मॉडल को एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट क्यों करना है? एक्सपोर्ट किए बिना तुम इस मॉडल को किसी और फाइल के अंदर, मान लो इस server.js के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्टली डिफाइन करने से नहीं होता कुछ, तुम्हें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस मॉडल को। तो मैं क्या करूँगा? इस मॉडल से जस्ट पहले यहाँ पे लिख दूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, तो मॉड्यूल के अंदर यानी कि मॉड्यूल के एक्सपोर्ट्स में, इस वाली फाइल के एक्सपोर्ट में मैंने अपना मॉडल दे दिया। तो इस मॉडल को अब मैं कहीं पे भी इंपोर्ट ईजिली कर सकता हूँ। तो ये बन गया मेरा नोट का मॉडल यहाँ पे। इसे करते हैं अभी के लिए बंद। अब आते हैं वापस अपनी server.js पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है अपना वो मॉडल। तो ऊपर ही मैं लिख लूँगा कांस्टेंट नोट इक्वल टू रिक्वायर। ठीक है, डॉट स्लैश, अगर मैं server.js के अंदर डॉट स्लैश कर रहा हूँ तो ये डॉट स्लैश का मतलब क्या हुआ? src वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो डॉट स्लैश के अंदर मुझे जाना है मॉडल्स में, और मॉडल्स में सिलेक्ट कर लेना है नोट। ठीक है, तो मेरा जो नोट वाला मॉडल है वो इस कांस्टेंट के अंदर मुझे मिल जाएगा। तो अब इस नोट को यूज़ करके मैं अपने MongoDB में से, ये जो मेरा mongoose का कनेक्शन है यहाँ पे, इसके अंदर से मैं डेटा कर सकता हूँ फैच। अगर मैं इस स्लैश नोट्स की बात यहाँ पे करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ एक नोट्स नाम से वेरिएबल। ठीक है, एक कांस्टेंट ले लिया नोट्स, या फिर तुम वेरिएबल भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वेरिएबल ले लिया एक नोट्स। अब इस नोट्स के अंदर मैं चाहता हूँ मेरे डेटाबेस में जितने भी नोट्स हैं वो मुझे मिल जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? नोट यानी कि ऊपर वाला नोट जो हमने डिफाइन करा था, डॉट फाइंड। ठीक है, फाइंड का क्या मतलब है? ये नोट कैटेगरी के, यानी कि नोट के कैटेगरी के, यानी कि नोट के टाइप के, जो भी हमारा नोट मॉडल है उसके टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे डेटाबेस के अंदर उन्हें फाइंड करेगा। अगर उसे कुछ मिलेगा तो वो उसे नोट्स में स्टोर करेगा, और फिर हम इस नोट्स को दे देंगे रिस्पॉन्स में, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट
जेसन में, क्योंकि ये चीज़ जो मिलेगी हमें एरे मिल सकती है, ठीक है, एरे मिलेगी ऑफ कोर्स। तो इस एरे को मैं एज अ जेसन कर दूंगा यहाँ पे रिटर्न। ये जो नोट डॉट फाइंड होता है ये एक प्रॉमिस होता है। अब ये प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है, प्रॉमिस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वैल्यू एकदम से नहीं दे सकते, यानी कि इसके अंदर वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी, तुम्हें किसी चीज़ का वेट करना पड़ेगा। अब वेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो मैं एक डेटाबेस है, उसके अंदर मैं कुछ डेटा ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ टाइम जाएगा और वो इनडेफिनिट होता है, तुम्हें पता नहीं कि पक्का कितना टाइम जाएगा। तो इसलिए इस केस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवेट, यानी कि जब तक वो नोट डॉट फाइंड मेरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ पे वेट करूँगा, उसके बाद ही कुछ रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। अब अवेट यूज़ करने के लिए तुम्हें इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा एसिंक्रोनस। अब एसिंक्रोनस बनाने के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन से पहले यहाँ पे लिख देना एसिंक, ठीक है। तो मेरा ये जो स्लैश वाला नोट्स है यहाँ पे आ रहा है एसिंक फंक्शन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और फिर हम नोट्स को करेंगे फाइंड अपने इस मॉडल को यूज़ करके नोट डॉट फाइंड, और फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जो भी हमें नोट्स मिले हैं उन्हें हम दे देंगे। तो अगर अब मैं इस स्लैश नोट्स पे जाऊँगा तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो लोकलहोस्ट 5000, अगर मैं स्लैश नोट्स पे जाऊँगा तो देखो मेरे को एक खाली एरे वहाँ पे मिल रहा है। इस खाली एरे का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे ब्राउज कलेक्शंस में जाऊँगा, देखो इस क्लस्टर 0 में, तो यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है, क्वेरी रिजल्ट्स मेरे 0 है, क्योंकि अभी उधर कुछ डेटा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एम्प्टी एरे मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो ये चीज़ हो गई, हमारा स्लैश नोट्स आ गया। मैं स्लैश नोट्स की जगह मैं चाहता हूँ ये चीज़ मुझे दिखे स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट पे, ठीक है, यानी कि जब मैं उसकी लिस्ट मांगूँ तो ही मुझे वो दिखे, स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट पे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और स्लैश नोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट पे अब हमें अपने सारे डेटा की लिस्ट मिल जाएगी। तो अब बनाते हैं एक और नया राउट नोट्स स्लैश ऐड का। ये क्या करेगा, ये नया नोट हमारे डेटाबेस के अंदर करेगा ऐड, ठीक है। तो वो करने के लिए हम क्या करना है, हमें ये नोट फाइंड वाली यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा सा स्पेस। अब हमें इस नोट का, ये जो ऊपर नोट है, इसका एक नया इंस्टेंस बनाना है, ठीक है, एक नया नोट बनाना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेरिएबल न्यू नोट, ठीक है, वेरिएबल ले लो, कांस्टेंट भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, कांस्टेंट, क्योंकि एक ही बार तुम्हें उसकी वैल्यू असाइन करनी है, बार बार चेंज नहीं करनी है। तो कांस्टेंट न्यू नोट, इस न्यू नोट को मैं दूंगा वैल्यू न्यू नोट। अब ये वाला नोट कौन सा है, ये हमारा ऊपर वाला नोट है, ठीक है। तो हम उस नोट से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इस नोट के अंदर मुझे देनी है इसकी डिटेल्स, नोट बनाए थे नया, तो हमें नोट की आईडी देनी पड़ेगी, मान लो 0001, ठीक है। हमें एक यूज़र आईडी देनी पड़ेगी, वो भी हम मान लेते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। और यूज़र आईडी के साथ साथ हमें देना है यहाँ पे एक टाइटल, माय फर्स्ट नोट। टाइटल के बाद हमें देना है कंटेंट, दिस इज द कंटेंट। और डेट एडिट देने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वो डिफ़ॉल्ट अपने आप स्टोर हो जाएगी वहाँ पे। तो मैंने एक न्यू नोट नाम से एक नोट का नया इंस्टेंस बना लिया है यहाँ पे। अब इसको सेव कैसे कर रहा हूँ अपने इस डेटाबेस के अंदर, सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे इस न्यू नोट को और कर देंगे सेव फंक्शन कॉल। ये सेव फंक्शन मंगूस के अंदर होता है, ये मतलब मंगूस से अवेलेबल होता है, हमें हर एक मॉडल के अंदर ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। तो इसलिए हमने मंगूस यूज़ करा था, क्योंकि मंगूस से डेटा को फैच करना देखो कितना ईजी है, और साथ के साथ डेटा को सेव कराना भी कितना ईजी है। तुम्हें बस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाना है और उसके अंदर डॉट सेव कॉल कर देना है। अब ये जो डॉट सेव है ये भी एक प्रॉमिस होता है, तो इसको भी तुम्हें करना पड़ेगा अवेट, और साथ के साथ ये फंक्शन एसिंक है, वो तो ऑलरेडी एसिंक था क्योंकि हमने उसे ऊपर से कॉपी करा था। अब बारी आती है हमारे रिस्पॉन्स की। एक बार अगर मेरा ये चीज़ सेव हो गई यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा जेसन एक नया वेरिएबल। मान लो मैं एक रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं दे दूंगा मैसेज कि न्यू नोट क्रिएटेड, ठीक है। और फिर इस रिस्पॉन्स को मैं सेंड कर दूंगा एज अ जेसन अपने रिस्पॉन्स में।
ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने एक न्यू नोड बनाया, उसको उसकी डिटेल्स दे दी, आईडी, यूजर आईडी, टाइटल और कंटेंट। डेट एडिड इसलिए नहीं दिया क्योंकि डेट एडिड में ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अवेट करा, फिर हमने न्यू नोड डॉट सेव, और जैसे ही हमारा वो सेव हो गया, हमने एक रिस्पॉन्स नाम से एक कॉन्स्टेंट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर था मैसेज न्यू नोड क्रिएटेड, और उसको हमने रिस्पॉन्स के अंदर कर दिया सेंड। तो अब मैं जाऊँगा /nodes/add पे और देखते हैं क्या होता है। तो ये मैं जाऊँगा /nodes/add पे, तो ये देखो मेरे को मिला मैसेज न्यू नोड क्रिएटेड, यानी कि मेरा ये जो नया नोड था वो वहाँ पे सेव हो चुका है। अब मान लो मैं इस ऐड की जगह वापस जाऊँ अपने लिस्ट पे, तो देखो मुझको वो डेटा यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये जो nodes/list है ये क्या कर रहा है, ये नोट डॉट फाइंड, यानी कि जितने भी नोट्स हैं उन सबको फाइंड कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को देखो यहाँ पे उसका डेटा मिल गया। तो एक डेटा देखो, आईडी आ गई हमारी 0001, यूज़र आईडी rohitsamriwal@gmail.com, टाइटल माय फर्स्ट नोट, और ये सब कुछ आ गया। चलो एक और नोट ऐड करते हैं, ऐसी सेम टू सेम। यहाँ पे मैं आईडी को कर देता हूँ 2, यूज़र आईडी सेम रहने देता हूँ, इसे करता हूँ माय सेकंड नोट, और वापस चलते हैं अपने nodes/add पे। तो एक और फिर से मैसेज न्यू नोट क्रिएटेड। अगर अब मैं वापस जाऊँगा लिस्ट पे, तो देखो अब की बार मुझे दिखे 2 रिजल्ट्स यहाँ पे, एक मेरा माय फर्स्ट नोट और एक मेरा माय सेकंड नोट। और यही चीज़ चेक करने के लिए कि एक्चुअली में हमारे डेटाबेस में सेव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, मैं जाऊँगा अपने MongoDB में, यही कलेक्शंस के अंदर ही, यहाँ पे ये रिफ्रेश का बटन दे रखा होगा, इस पर टैप करोगे तो तुम्हारा डेटाबेस रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये देखो मेरे दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो नोट्स का कलेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा वहाँ पे, तुम्हें उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मंगूस वो भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो देखो नोट्स DB के अंदर मेरा नोट्स नाम का एक कलेक्शन बन गया ऑटोमेटिकली, और उस नोट्स कलेक्शन के अंदर मेरे ये नोट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों नोट्स की यूज़र आईडी सेम है, यानी कि ये दोनों एक ही यूज़र के हैं। ठीक है, तो एक बनाते हैं किसी अलग यूज़र से, मान लो मैं रोहित सैमरीवाल 2 से बना देता हूँ एक, इसकी आईडी को कर देते हैं 003, और यहाँ पे लिखते हैं माय फर्स्ट नोट विद सेकेंड अकाउंट। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं अभी के लिए। तो ये है रोहित सैमरीवाल 2 का नोट, ना कि रोहित सैमरीवाल 1 का, यानी कि 1 नहीं, सिर्फ रोहित सैमरीवाल का। तो दोनों के यूज़र्स अलग अलग हैं, तो हम यूज़र के बेस पे, यानी कि जिस भी यूज़र आईडी का है उस बेस पे हम करेंगे नोट्स को फैच। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले इसे सेव करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नोट्स ऐड, मेरा ऐड हो गया। अब मैं इसे करूँगा लिस्ट, तो देखो 3 आ गए, उसमें से 2 की यूज़र आईडी रोहित सैमरीवाल है और 1 की यूज़र आईडी रोहित सैमरीवाल 2 है। तो मेरे को क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर एक और स्लैश लगाना है। मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ, मान लो notes/list/rohitsamriwal@gmail.com, यानी कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ तो मेरे को क्या मिले, मेरे को रोहित सैमरीवाल के सारे नोट्स मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे रोहित सैमरीवाल 2 लिख दूँ तो मेरे को 2 के सारे नोट्स मिल जाए। मैं नहीं चाहता कि लिस्ट के अंदर मुझे सारे मिले, मैं ऐसे चाहता हूँ वो चीज़। ठीक है, एक फ़िल्टर लगा के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिस्ट वाले पाथ में ही, हमें इस लिस्ट वाले राउट में ही यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक पैरामीटर। अब पैरामीटर डिफाइन करने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें लगाना है यहाँ पे कॉलन और लिख देना है उसका नाम। ठीक है, यानी कि /notes/list स्लैश करके कॉलन लगा के यूज़र आईडी। अब ये कॉलन यूज़र आईडी का मतलब एक यूज़र आईडी नाम से एक पैरामीटर बन गया, एक पैरामीटर बन गया जो कि तुम अपने इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट के अंदर। तो इस जगह पे काम आएगा हमारा ये रिक्वेस्ट, जो कि अब तक खाली पड़ा था। तो अब हमें रिक्वेस्ट के अंदर एक पैरामीटर भी मिल रहा है, इस पैरामीटर को कर सकते हैं हम फैच। तो इस फाइंड के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दे सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट और लिख दूंगा यहाँ पे यूज़र आईडी हमारे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स में जो यूज़र आईडी है वो। तो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, पहले था कि नोट डॉट फाइंड, यानी कि जो भी नोट्स हैं सबको फाइंड कर लो, और अब इस लाइन का मतलब है नोट डॉट फाइंड जहाँ पे हमारी यूज़र आईडी हमारे दिए हुए यूज़र आईडी के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट के अंदर जो हमें पैरामीटर में ये जो यूज़र आईडी मिली है इसके इक्वल हो तो ही हमें मिले। तो अब देखते हैं क्या होता है।
अगर मैं जाऊँगा अब नोट स्लैश लिस्ट पे, कैन नॉट गेट स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट, जो कि आनी भी चाहिए क्योंकि ऐसा कोई पाथ अब यहाँ पे बचा ही नहीं, ऐसा कोई राउट नहीं बचा। लेकिन अगर मैं नोट स्लैश लिस्ट स्लैश अगर एक यूज़र आईडी डाल दूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 2 नोट्स आए जो रोहित सेमरीवाल के थे, और अगर मैं यहाँ पे रोहित सेमरीवाल 2 कर दूंगा तो देखो एक ही नोट आया, यानी कि जो कि रोहित सेमरीवाल का था। ठीक है, तो हमारे ऐप के यूज़ केस के अंदर ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे ऐप के अंदर अलग अलग यूज़र्स होंगे, तो हम उसी यूज़र के स्पेसिफिक नोट्स को करेंगे फैच। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं मान लो एक रैंडम आईडी यहाँ पे डाल दूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें एम्प्टी एरे मिल जाएगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट वाला राउट अच्छे से पूरा फिनिश। और अब बात करते हैं नोट्स स्लैश ऐड की। अभी जो ऐड हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ऐड, यानी कि हम हाथ से भर भर के तो सब कुछ ऐड नहीं करेंगे हर बार। हम चाहते हैं हम रिक्वेस्ट में भेजें ये सब, राइट। हम चाहते हैं कि ये सारा जो डेटा है हम एक रिक्वेस्ट में भेजें, ठीक है, और फिर वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाए और हमें रिस्पॉन्स मिल जाए। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हम गेट की जगह यहाँ पे करेंगे पोस्ट। ठीक है, क्योंकि अब हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे ना कि गेट। ठीक है, हम यूज़ करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट तुम ब्राउज़र में चेक नहीं कर सकते। अगर अब मैं नोट स्लैश ऐड पे जाऊँगा तो देखो कैन नॉट गेट स्लैश नोट स्लैश ऐड, लेकिन रूट तो यहाँ पे डिफाइंड है। तो दिक्कत यह है कि वो पोस्ट से डिफाइंड है, तो पोस्ट को एक्सेस करने के लिए तुम्हें एक फ्रंट एंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक तुम्हें ऐप बनानी पड़ती। तो यहीं इसी जगह पे काम आता है हमारा पोस्टमैन। तो मैं जल्दी से लॉन्च कर लूँगा पोस्टमैन। तो ये आ गया हमारा पोस्टमैन। इस पोस्टमैन को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वाले URL पे अपने इस स्लैश नोट्स स्लैश ऐड पे भेज सकता हूँ एक पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इस गेट को चेंज करूँगा मैं पोस्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें पोस्ट में भेजनी है। और रिक्वेस्ट URL में मैं दे दूँगा HTTP localhost:5000 पे स्लैश नोट्स स्लैश ऐड पे हम भेज रहे हैं डेटा। ठीक है, स्लैश नोट्स स्लैश ऐड पे। अब यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर, यहाँ आना बॉडी में, और यहाँ पे फॉर्म URL एनकोडेड में, यहाँ पे मैं कुछ डेटा भेजना है। अब मेरे को क्या क्या डेटा भेजना है, एक तो मुझे आईडी भेजनी है, यूज़र आईडी भेजनी है, टाइटल भेजना है और कंटेंट भेजना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, की में लिख दूंगा यहाँ पे आईडी। ये हमारे नोट की आईडी है, मान लो माय न्यू नोट। ये हमारे यूज़र की आईडी है, ठीक है, मान लो रोहित सेमरीवाल@gmail.com। उसके बाद आता है हमारा टाइटल, ठीक है, पोस्टमैन नोट। एंड में आता है हमारा कंटेंट जो कि है पोस्टमैन नोट कंटेंट। ठीक है, तो चारों वैल्यूज़ जो भी हमें डेटा वहाँ पे भेजना है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अगर अभी मैं इसे सेंड करूँगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, पहले यहाँ पे उसे हैंडल कर लेते हैं। तो ये न्यू नोट डॉट सेव तो पूरा यहाँ से हटाते हैं, और साथ के साथ चलो पूरा ही हटा देते हैं। अभी के लिए इस पूरे कोड को मैं करूँगा कमेंट, और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। मैं जेसन में क्या भेज दूंगा, अपने रिक्वेस्ट की बॉडी। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो ये रिक्वेस्ट की बॉडी ही क्यों सिलेक्ट की मैंने, क्योंकि तुमने देखा हो यहाँ पे भी, तो मैंने बॉडी के अंदर भेजा ये सब। ठीक है, तो ये सब जो होता है तुम्हारा पोस्ट का जो भी सामान होता है सारा तुम्हें बॉडी में मिलेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के अंदर जेसन में मैंने दे दिया रिक्वेस्ट की बॉडी। अब देखते हैं क्या होता है। मैं सारा डेटा वहाँ पे भेज रहा हूँ, ये करा मैंने सेंड। तो देखो मेरे को मिला कुछ भी नहीं। ठीक है, लिटरली कुछ भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे देखने को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये ना तो जेसन समझती हैं और ना ही ये URL एनकोडेड वाला तुम्हारा डेटा समझती हैं। यानी कि जो भी तुम डेटा भेजोगे इसे बाय डिफ़ॉल्ट समझ नहीं आता। तो इसको हमें करना पड़ेगा फिक्स। अब इसको कैसे फिक्स करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले सर्वर करना बंद। ठीक है, ये मैंने किया अपना सर्वर को बंद। अब हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, उसका नाम होता है बॉडी पार्सर। npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर। अभी बॉडी पार्सर से होता क्या है, ये बॉडी पार्सर बेसिकली तुम्हारे रिक्वेस्ट की जो बॉडी होती है, यानी कि ये जो हम बॉडी भेज रहे हैं इसको ये करता है पार्स। अब पार्स से मतलब इसको करता है कन्वर्ट, इसको करता है रीड। तो npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर यहाँ पे जैसे हमने mongoose को लिया है ऐसे ही मैं यहाँ पे ले लूँगा
कांस्टेंट बॉडी पार्सर और रिक्वायर कर लूँगा बॉडी पार्सर। ठीक है, अब इस बॉडी पार्सर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपनी एक्सप्रेस ऐप के अंदर। ठीक है, पूरी एक्सप्रेस ऐप में अंदर मैं इस बॉडी पार्सर को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट URL एनकोडेड, और साथ ही साथ इसके अंदर एक ऑप्शन दे सकते हैं हम, वो होता है हमारा एक्सटेंडेड फॉल्स। अब इस एक्सटेंडेड को फॉल्स करने से क्या उखड़ा, इस एक्सटेंडेड को फॉल्स करने से उखड़ा ये कि अगर ये एक्सटेंडेड ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो तुम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भेज सकते हो। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स भेजने में। अगर ये एक्सटेंडेड फॉल्स होगा तो उस केस में नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट करेक्ट, यानी कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को ये तब सॉल्व नहीं कर पाएगा। नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मान लो एक और ऑब्जेक्ट आ जाती है तुम्हारी ऐसे, तो इस चीज़ को एक्सटेंडेड अगर ट्रू होगा तो ही ये समझ पाएगा, एक्सटेंडेड फॉल्स होगा तो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, हमारे केस में हमने रखा है एक्सटेंडेड फॉल्स क्योंकि हमारा जो सारा डेटा है वो नेस्टेड नहीं है, सिंपल डेटा है, सिंपल की वैल्यू पेयर है, तो एक्सटेंडेड रखा फॉल्स। और साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, तो जेसन और URL एनकोडेड दोनों को हमें ऐसे कर लेना है यूज़ अपनी ऐप के अंदर। तो इससे क्या होगा अब देखते हैं, अब करते हैं अपने ऐप को रन। तो npm run dev, ये चल गया हमारा सर्वर यहाँ पे, इसे करता हूँ थोड़ा छोटा। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, तो डेटा हमारा ऑलरेडी फिल हो रखा है, node/add पे जारी है रिक्वेस्ट, करते हैं सेंड और देखते हैं क्या होता है। ये देखो हमें मिला ID, यूज़र ID, टाइटल और कंटेंट, यानी कि रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर ये चीज़ आई है अब हमारी, यानी कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली हमारी API तक जा रहा है हमारे पोस्टमैन से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस बॉडी से यूज़ कर सकते हैं ये सब। तो यहाँ पे इसे ऐसे करते हैं वापस अनकमेंट, और इस ID में यूज़ करेंगे हम रिक्वेस्ट की बॉडी की ID, और सेम चीज़ यूज़र ID में यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी की यूज़र ID। ठीक है, और सेम चीज़ यहाँ टाइटल में रिक्वेस्ट की बॉडी की टाइटल, और कंटेंट में भी रिक्वेस्ट की बॉडी का कंटेंट। ठीक है, क्योंकि यही था वो ID, यूज़र ID, टाइटल, कंटेंट। तो इस तरह से करते हैं हम कुछ इसे यूज़। अब ये response.json ऊपर से मैं हटा सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली होगा ये कि मेरा न्यू नोड बनेगा मेरे रिक्वेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, जो भी मेरे को रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा मिलेगा उसके हिसाब से मेरा न्यू नोड बनेगा, और फिर वो न्यू नोड सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मुझे मैसेज में मिल जाएगा न्यू नोड क्रिएटेड। अब चाहो तो इस न्यू नोड क्रिएटेड के आगे मैं एक ID भी अपेंड कर सकता हूँ कि न्यू नोड क्रिएटेड प्लस में हम एक दे देंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग। अब ये टेम्पलेट स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर तुम वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये बैक टिक से तुम डिफाइन कर सकते हो। तो न्यू नोड क्रिएटेड ID यहाँ पे हम दे देते हैं इसकी ये वाली ID। ठीक है, तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और ये। तो अब हमें रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, न्यू नोड क्रिएटेड विद ID, यानी कि कौन सी ID का था वो न्यू नोड जो कि अभी हमने बनाया। उसके बाद यही चीज़, ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, ये जेसन में हमें मिल जाएगा। तो node/add पे भेजने पे अब ऐसा कुछ होने वाला है। देखते हैं ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है। तो node/add पे मैं ये वाला डेटा भेज रहा हूँ, माई न्यू नोड, ये सब ये करा मैंने सेंड। देखो न्यू नोड क्रिएटेड ID है हमारी माई न्यू नोड। अब अगर मैं इस रोहित सेमरीवाल वाली ID से मान लो यहाँ पे एक और हम रिक्वेस्ट बना लेते हैं, गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, इस गेट रिक्वेस्ट में हम भेजेंगे notes/list/rohitsemriwal@gmail.com पे। ठीक है, notes/list/rohitsemriwal@gmail.com के ऊपर भेज रहा हूँ मैं ये वाला डेटा, करूँगा इसे सेंड। तो देखो मेरे को सारे अपने नोट्स यहाँ पे मिल गए। ये रहा मेरा पोस्टमैन नोट जो कि अपने अभी अभी सेव किया था। अगर मैं इसे बड़ा करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो, तो ये रहा हमारा पोस्टमैन वाला नोट। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें डेटा यहाँ पे देखने को मिल गया। तो ये हो रहा है हमारा नोट
ऐड। अब हमारा ऐड हो गया, फैच हो गया, यानी कि क्रिएट हो गया, रीड हो गया। अब क्या बचा? अब बचता है हमारा अपडेट और डिलीट। तो अपडेट के लिए अलग से राउट वगैरह नहीं बनाऊंगा मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इससे पहले, ठीक है, इस नोट्स ऐड के अंदर ही मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा कि अवेट नोट डॉट डिलीट, ठीक है, नोट डॉट डिलीट 1 वेयर, यहाँ पे तुम कुछ डेटा दे सकते हो जिसकी आईडी मेरे रिक्वेस्ट के पैरामीटर्स के आईडी के इक्वल हो। तो बेसिकली तब भी वो अपडेट ही हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपडेट के लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐप डॉट पोस्ट नोट्स के अंदर में सिर्फ ऐड करना है, बाकी वो अपने आप हैंडल कर लेगा। अगर मैं मान लो यही वाला नोट, सेम टू सेम नोट जो कि पहले भेज रहे थे, सेम आईडी वाला, इसे अगर मैं फिर से एक बार सेव करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, देखते हैं एरर क्या है। हाँ, तो हमने रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स का यूज़ कर लिया आईडी, पैरामीटर्स की जगह हमें उसकी बॉडी की यूज़ करनी थी आईडी, ठीक है। तो बॉडी की आईडी यूज़ करनी है क्योंकि ये पोस्ट फंक्शन है, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स यूज़ कर लिया था, इसलिए वो एरर आ रही थी यहाँ पे। वापस चलते हैं, सेव करते हैं, ये हो गया हमारा रीस्टार्ट, करते हैं फिर से सेंड। तो देखो न्यू नोट क्रिएटेड, माय न्यू नोट। अगर मैं वापस इस लिस्ट वाली पे जाऊँगा, इसे करते हैं सेंड, तो अभी भी देखो 3 ही नोट है, 1 2 3। अगर मैं इसी नोट को फिर से ऐड करूँ, मान लो एक बार, देखो फिर से न्यू नोट क्रिएटेड। अगर मैं फिर से यहाँ पे आके सेंड करूँगा तो देखो अभी भी वो 3 ही है, ठीक है। तो हमारा डेटा 2 बार नहीं आएगा, अगर वो पहले से एग्जिस्ट होता होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, उसके बाद ही नया ऐड होगा। तो हमारी 3 चीज़ें हो गई। हमारा ऐड हो रहा है डेटा, रीड हो रहा है डेटा, ठीक है, हम फैच कर पा रहे हैं उसे, ऐड कर पा रहे हैं और अपडेट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अपडेट और ऐड एक ही चीज़ है। तो अब लास्ट बचता है हमारा डिलीट। तो अब हमें डेटा को डिलीट कैसे करना है, तो हम बनाएंगे एक और नई पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे नीचे ऐसे यहाँ पे बना लेते हैं। तो ऐप डॉट पोस्ट ये होगी हमारी /notes/delete पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं दूंगा एसिंक फंक्शन जिसके अंदर होगी मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और अब नोट्स के अंदर मैं कर रहा हूँ कुछ डिलीट। अब इस डिलीट वाले रूट पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ भेजनी है, वो है हमारी आईडी, ठीक है। 4 5 चीज़ें भेजने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे सीधे इसको करूँगा यहाँ से कॉपी, अवेट नोट डिलीट 1 आईडी, रिक्वेस्ट की बॉडी की आईडी। और ये चीज़ एक बार हमारी डिलीट हो जाती है तो मैं ये रिस्पॉन्स कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे लिख दूँगा नोट डिलीटेड, ठीक है। नोट डिलीटेड मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा और फिर रिस्पॉन्स के जेसन में मैं रिस्पॉन्स भेज दूँगा। तो मेरे डिलीट वाला पाथ सिर्फ इतना सही होगा। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार टेस्ट। तो यहाँ से मैं ये URL कॉपी करके एक नया टैब खोलूँगा, इसे करूँगा मैं पोस्ट, URL करूँगा पेस्ट, बॉडी में जाके फॉर्म URL एनकोडेड यहाँ पे सेंड कर देते हैं आईडी। तो मैं करूँगा ये वाला नोट डिलीट मान लो, ठीक है, माय न्यू नोट वाली जो आईडी है इसको करूँगा डिलीट। तो आईडी में दे दूँगा माय न्यू नोट और करेंगे इसे सेंड। अरे यहाँ पे ऐड की जगह डिलीट तो किया ही नहीं। हाँ, तो इस नोट्स पे, ठीक है, तो नोट्स/डिलीट करके हम आईडी सेंड कर रहे हैं और होगा क्या, वो उस आईडी के हिसाब से नोट के अंदर से कर देगा उसे डिलीट और फिर हमें ये मिल जाएगा रिस्पॉन्स। करते हैं इसे सेंड। ये देखो नोट डिलीटेड, आईडी है माय न्यू नोट। तो माय न्यू नोट वाली आईडी का जो नोट था वो हमने कर दिया डिलीट। यहाँ पे अगर इसे फिर से सेंड करूँ तो देखो मेरे 2 नोट्स बचे। अगर मैं ये वाली आईडी भी डिलीट कर दूँ, मान लो 001, यहाँ पे करो उसे पेस्ट, ये करा नोट डिलीटेड, यहाँ पे फिर से इसे सेंड करते हैं। ये देखो एक बचा। अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, मान लो यहाँ से पकड़ के, यहाँ पे हम उसे आईडी में दे दें और सेंड नोट डिलीटेड। यहाँ पे अगर मैं इसे करूँ सेंड तो देखो मेरे को मिली एक एम्प्टी लिस्ट। तो हमारे ऐड करने के लिए /notes/add पोस्ट रिक्वेस्ट है, /notes/delete भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो /notes/list है ये भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट ही बन जाए, ऐसे गेट ना रहे। मैं URL के अंदर डेटा नहीं भेजना चाहता, मैं फिर से पोस्ट में ही भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा बन जाए बेसिकली ऐसा कि मैं /notes/list पे भेज दूँ यहाँ पे यूज़र आईडी, यहाँ पे नहीं, पैरामीटर्स में नहीं, बॉडी में। इसे तुम कर सकते हो बंद यहाँ से ऐसे। तो बॉडी में x www फॉर्म URL एनकोडेड, यहाँ पे तुम्हारी यूज़र आईडी आ जाएगी
और इस तरह से मैं इसको डेटा भेजना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रोहित चंद्रीवाल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लिस्ट वाले राउट को node/list पे हमें बनाना पड़ेगा एक पोस्ट मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे app.post/nodes/list पे, और फिर यहाँ पे दे देंगे रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी की यूज़र आईडी, ठीक है। तो सिंपली पोस्ट के अंदर तुम्हारे पास 3 आ गए बेसिकली। एक तुम्हारा लिस्ट के लिए है जिससे तुम्हें नोट्स मिलेंगे, एक तुम्हारा ऐड करने के लिए जिससे तुम्हारे नोट्स ऐड होंगे, एक तुम्हारा डिलीट करने के लिए जिससे तुम्हारे नोट्स डिलीट हो जाएंगे। और इस होम फंक्शन पे, ये सिर्फ लोकल होस्ट 5000 पे भी मैं एक जेसन ही रिस्पॉन्स में दे दूंगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट रिस्पॉन्स, इसके अंदर मैं दे दूंगा मैसेज API वर्क्स, ठीक है। और फिर इस रिस्पॉन्स को भेज दूंगा मैं एज अ जेसन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं पोस्टमैन के अंदर ये वाला URL भी चेक करूंगा अपना, सिर्फ HTTP लोकल होस्ट 5000 को, ठीक है, सिर्फ होम पेज को, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा। तो मेरे को मिलेगा मैसेज API वर्क्स, ये है मेरा ऐड वाला राउट, ठीक है। ऐड के अंदर मेरे को ये 4 चीज़ें भेजनी है, ID, यूज़र ID, टाइटल और कंटेंट। जैसे ही मैं वो चारों चीज़ें भेज दूंगा तो मेरी चारों चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, लिखा आ जाएगा न्यू नोट क्रिएटेड, हमें मैसेज मिल जाएगा वहाँ से एक। और मैसेज मिलते ही अगर मैं यहाँ पे लिस्ट में जाके अपनी ID भेजूंगा, मान लो यूज़र ID लिख के, तो मेरे को ऐसे मेरा डेटा मिल जाएगा उस स्पेसिफिक यूज़र ID से रिलेटेड। अगर यूज़र ID से रिलेटेड डेटा वहाँ पे नहीं होगा, मान लो मैं कुछ भी रैंडम यहाँ पे ईमेल ID डाल दूँ, तो हमें मिल जाएगी एक खाली एरे, ठीक है। और फिर आता है हमारा डिलीट वाला, यह है हमारा notes/delete। तो यहाँ पे मैं ID देके कर सकता हूँ किसी भी नोट को डिलीट। तो मान लो मैं इधर लिस्ट में जाके अपना एक नोट उठा लेता हूँ, यहाँ पे एक ही नोट आ रहा है, ये माई न्यू नोट इसकी ID है। मैं इसको ID को सिलेक्ट करके यहाँ पे दे दूंगा, सेंड करूँगा तो नोट डिलीटेड। अब अगर मैं वापस लिस्ट में जाके इसे चेक करूँगा तो देखो वो गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया, लिस्ट हो गया और ये डिलीट हो गया। ये हमारा होम पेज है, यहाँ पे हम सीधे एक रिक्वेस्ट भेज के ये चेक कर सकते हैं कि हमारी API वर्क कर रही है या फिर नहीं, ठीक है, कनेक्शन से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर नहीं। तो लोकल होस्ट 5000 पे अगर मैं एक गेट रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मेरे को मिल जाएगा API वर्क्स, ठीक है। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने पोस्टमैन को। तुमने आज बिल्कुल लाइव एग्जांपल देख लिया कि किस तरह से पोस्टमैन हमारे यूजेज में काम आ सकता है, ठीक है। अब तुम चाहो तो इन सारी रिक्वेस्ट को कर सकते हो पोस्टमैन में सेव, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि तुम्हें कौन सा डेटा कहाँ पे भेजना था। तो मैं इन सबको कर लूँगा सेव एंड ओवरराइट। इस न्यू रिक्वेस्ट का नाम मैं रख दूंगा ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखो मेरी नोट्स API की टेस्टिंग यहाँ पे हो गई। तो नोट्स API के अंदर ऐड रिक्वेस्ट आ गई मेरी, मैं उसका डेटा देख सकता हूँ मुझे क्या क्या भेजना है। लिस्ट नोट्स का आ गया, उसके अंदर मैं देख सकता हूँ मुझे क्या भेजना है। डिलीट नोट में मेरे को क्या भेजना है मैं देख सकता हूँ। होम पे मुझे कुछ नहीं भेजना है, वो एक गेट रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से तुम करते हो पोस्टमैन को यूज़, ठीक है। तो हमारी API पूरी तरह से टेस्ट हो गई, सब कुछ यहाँ पे हो गया। और ये है हमारा कुछ कोड। एक छोटी सी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो वीडियो छोड़ के अभी के अभी भाग सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो छोटी सी चीज़ ये है, मैं चाहता हूँ कि ये जो रूट्स हैं मेरे नोट के, ये यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े, मैं चाहता हूँ कि इनकी एक अलग फाइल बन जाए, राइट, ताकि ये थोड़ा हमारा कोड जो है वेल स्ट्रक्चर्ड लगे, अच्छा लगे। तो मैं एक बार सर्वर को करता हूँ बंद, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों ही चीज़ों को उठा के, इन तीनों राउट्स को उठा के यहाँ से कर दूंगा एक नई फाइल में पेस्ट। अब मैं SRC वाले फोल्डर में एक नया फोल्डर बनाऊंगा राउट्स नाम से, इसके अंदर मेरे सारे रूट्स होंगे, राउट्स होंगे। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा note.js, ठीक है। तो ये मेरे नोट के सारे राउट्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं उन्हें करूँगा पेस्ट, ये आ गए मेरे सारे राउट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम्हें ऐप तो नहीं मिल रही इस वाली फाइल में, अगर देखा जाए तो कहीं पे भी, कहीं से कहीं तक भी एक ऐप नाम की चीज़ तो है ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा कांस्टेंट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेस को यूज़ करके मैं इसका राउटर उठा सकता हूँ। मेरे को ऐप उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे
एक राउटर उठा लूँगा। तो मैं करूँगा कॉन्स्टेंट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो मैंने एक्सप्रेस का जो राउटर है उसको इस राउटर के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं इस ऐप की जगह हर जगह लिख सकता हूँ राउटर, यहाँ पे भी राउटर, रूट नहीं राउटर, यहाँ पे भी राउटर। तो अब मेरे को क्या करना है, इस वाले राउटर को कर देना है इस फाइल से एक्सपोर्ट, क्योंकि इस राउटर के अंदर मेरे 3 अलग अलग पोस्ट मेथड्स हैं। ठीक है, पोस्ट वाली URLs हैं। तो इस राउटर को कर देंगे एक्सपोर्ट। कैसे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स हमारा राउटर। तो एक बार मेरा राउटर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब मैं इस राउटर को किसी भी फाइल के अंदर कर सकता हूँ यूज़। लेकिन अगर अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें और भी चीज़ें हैं जो यूज़ करनी है, जैसे कि हम अपना नोट वाला मॉडल यहाँ पे हर जगह यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो वो चीज़ भी तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना एरर आ जाएगी। तो वो चीज़ भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। कॉन्स्टेंट नोट, ठीक है, कॉन्स्टेंट आ गया हमारा नोट इक्वल टू रिक्वायर हमारा डॉट स्लैश, यानी कि अब हम नोट वाले फाइल के अंदर है इसके अंदर, तो हमें यहाँ से एक बार बैक जाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अभी हम राउट्स वाले फोल्डर में, तो हमें एक बार बैक जाके फिर मॉडल्स में जाना है। तो इसलिए डॉट डॉट स्लैश का मतलब एक डायरेक्टरी बाहर, यानी कि बैक ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर मॉडल्स और मॉडल्स के अंदर नोट। ठीक है, तो हमारा कांस्टेंट नोट आ गया और वो चीज़ ऐसे कैसी नीचे जो है सब कुछ चल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये जो राउटर हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा है इस वाली फाइल से, नोट वाली फाइल से, इसको हमें सर्वर के अंदर यूज़ करना है। तो सर्वर के अंदर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ऐप डॉट यूज़। ठीक है, हमारे इसी के नीचे बिल्कुल। तो ऐप के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं क्या, स्लैश नोट्स पे, मैं मतलब स्लैश नोट्स वाली URL पे यूज़ करना चाहता हूँ अपना नोट राउटर। अब ये नोट राउटर क्या चीज़ है? नोट राउटर तो पूरे कोड में कहीं से कहीं तक भी है ही नहीं, राइट। तो इस चीज़ को तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लूँगा कॉन्स्टेंट नोट राउटर, ये मैंने इस नोट राउटर को कर दिया डिफाइन। अब इस नोट राउटर के अंदर मैं ये जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था राउटर, इसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैं करूँगा रिक्वायर, ठीक है, डॉट स्लैश रूट्स के अंदर नोट, ये आ गया। तो मैंने इस नोट के अंदर से जो राउटर हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था, ये रहा, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो अभी के लिए क्या होगा, ऐप डॉट यूज़ स्लैश नोट्स, यानी कि वो हमारी ऐप क्या करेगी, यूज़ करेगी स्लैश नोट्स वाले URL पे हमारा राउटर। तो अगर स्लैश नोट्स पे अगर मैं अपना राउटर यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि स्लैश नोट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया और मेरे राउटर के अंदर क्या है, फिर से स्लैश नोट्स। देखो स्लैश नोट्स स्लैश नोट्स स्लैश नोट्स। तो ऐसे यूज़ करने से होगा ये, मेरा URL बेसिकली ऐसा बन जाएगा, स्लैश नोट्स स्लैश ऐड। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम बन जाएगा वो, स्लैश नोट्स स्लैश डिलीट। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक ही बार स्लैश नोट्स हो, इतनी बार नहीं चाहिए, इतना कोई हमें खास शौक नहीं है ऐसे करने का। तो स्लैश नोट्स एक बार आ गया तो तुम अंदर से ये स्लैश नोट्स हटा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसी से कन्वर्ट होंगी, यानी कि स्लैश नोट्स स्लैश लिस्ट स्लैश नोट्स स्लैश डिलीट, ठीक है, स्लैश नोट्स स्लैश ऐड तुम्हारा। ठीक है, तो कुछ ऐसे तुम्हारा ये वाला राउटर वर्क करेगा। अब अगर मैं इस सर्वर को फिर से करूँ रन, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ npm run dev, ये चल गया हमारा सर्वर। ठीक है, तो हमने अच्छा थोड़ा वेल स्ट्रक्चर कोड यहाँ पे लिख लिया। तो ऐसा कुछ हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, SRC के अंदर मॉडल्स आ जाएंगे तुम्हारे अलग अलग, रूट्स आ जाएंगे तुम्हारे अलग अलग, और ये तुम्हारी मेन सर्वर वाली फाइल है जो कि सब कुछ मिक्स कर रही है एक तरह से। ठीक है, तो ये बन गई हमारी API, ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। अब हमें बस करना है इतना ही, इसको करना है डिप्लॉय, और वो करेंगे हम अगले एपिसोड में। हम अगले एपिसोड में इसे Heroku पे अपलोड करेंगे। Heroku के लिए, यानी कि डिप्लॉयमेंट के लिए जो चेंजेस होते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कैसे करने। और एक बार वो हो जाता है फिर चलते हैं सीधे अपनी ऐप पे, यानी कि फ्लटर के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और स्क्रैच से एक पूरी ऐप बनाएंगे, एक पूरी नोट्स ऐप, उसका UI बनाएंगे और API से हैंडल करके, ये जो हमने यहाँ पे API बनाई है ये, इसको यूज़ करके हम वहाँ पे डेटा सेव करेंगे और डेटा को फैच करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।